सो हेलो एवरीवन। तो ये अपनी सीरीज चल रही है पीवाईक्यू एनालिसिस की। ठीक है, तो मैं अभी तक इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस एंड टेक की पीवाईक्यू एनालिसिस कर चुका हूँ। ये सीरीज़ जो है मेंस 23 जो आने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि जो है यूपीएससी में पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर आप मेंस की बात करें तो कुछ ज़्यादा ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अब 13 दिन बचे हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो मैं आज बना रहा हूँ ये 3 सितंबर को वीडियो। 13 दिन बचे हैं, अब टाइम खत्म हो चुका। 13 के 12 ही दिन बचे हैं लगभग। हाँ, तो जो पी वाई क्यू है, अगर आप मैंने मतलब एक तो मैं पी वाई क्यू को देखा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो बताऊंगा, और कहाँ से आने के चांसेस है वो बताऊंगा मैं। ठीक है, तो जो चांसेस हैं वो मेरा प्रेडिक्शन, मतलब मेरा प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है कि मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आप देखिए वीडियो, आपको समझ में आए तो आपको मतलब जो जो बच्चे मतलब थोड़ा कम प्रिपेयर्ड है और ठीक ठाक प्रिपरेशन है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। और जो लोग इस साल अभी नहीं भी हो रहे हैं मेंस के लिए, तो वो भी मतलब अपनी जो सोर्सेज हैं उनसे सेलेक्टिवली स्टडी करने के लिए ए पी वाई के एनालिसिस काफ़ी काम का होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि अपन सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ एग्जाम में आता नहीं है। जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अपन को वो समझना है। ठीक है, तो GS3 एनवायरनमेंट की बात करते हैं अपन। सबसे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट सिलेबस का टॉपिक है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, EI का मतलब होता है कि किसी भी अपन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या एक्टिविटी का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो एक बार पूछ लिया था कोल फायर्ड पावर थर्मल प्लांट का क्या इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे। ठीक है, उसके अलावा क्या बोलते हैं, अगर ये इम्पैक्ट हुआ है इनसे मिटिगेट कैसे कर सकते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के EIA से। ठीक है, तो EIA का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकाला, उसके बारे में पूछ लिया था। ठीक है, और ठीक है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इनका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा इस तरह से पूछ लिया था। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि EIA काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है EIA के सब का पता हो क्या क्या EIA के मतलब प्रोविजंस वगैरह है, और EIA की डेफिनेशन क्या है जो आप इंट्रोडक्शन वगैरह में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, COP26 लास्ट ईयर COP26 दो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो COP26 क्वेश्चन आए थे तो आपको समझ जाना चाहिए COP27 से आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्रिडिक्शन है कि COP27 से क्वेश्चन आएंगे। तो जिसमें लॉस एंड डैमेज फंड वगैरह ये सब बताया गया, इंडिया इन COP27 ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए तैयार रहो आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पूछा था जो COP26 में फ्रेम हुआ था। ठीक है, उसके बाद मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आया था कि कब कब ये आइडिया फ्लोट हुआ था, ये COP26 खत्म हुआ था, इस तरह से पूछा था। ठीक है, तो UNFCCC की आप जाओ UNFCCC के बारे में पढ़ो पूरा। ठीक है, और जितनी भी कॉप हुई एक बार देख लो उनके बारे में, क्योंकि एक बार किसी जगह से क्वेश्चन आ गया तो वो पूरा होल जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो कार्बन क्रेडिट वगैरह के कार्बन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, जो कार्बन फाइनेंस वगैरह के जो कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो वो आप उनके बारे में जाके पढ़ो आप। ठीक है, कि UN कहीं ना कहीं अपने UNFCCC से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा दो अलग एग्रीमेंट है जो आपको पता होगा, रियो अर्थ समिट में साइन हुए थे। एक तो UNCVD है, UN, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग बायोडाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, और एक अपना बायोडाइवर्सिटी वाला है। ठीक है, सॉरी, ये बायोडाइवर्सिटी वाला है, एक डेजर्टिफिकेशन वाला है। ठीक है, तो आप इन दोनों एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इवेंट FCCC से आ रहा है तो हो सकता है इनसे भी आए। ठीक है, जैसे इस बार स्टॉकहोम कन्वेंशन के 50 साल हो गए। ठीक है, 1972 में जो कन्वेंशन हुई थी, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, लिख रहा हुआ है, तो आप इसके बारे में पढ़ लेना। इसके 50 साल हो चुके हैं तो क्वेश्चन बन सकता है इधर से। तो इस तरह से आपने थीम समझी कि कैसे इससे पूछा जाए, तो और बाकी इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उनसे पूछा जा सकता है। अब देखो, रिन्यूएबल एनर्जी है, ये ज्योग्राफी में भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, और एनवायरनमेंट में भी रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया नेशनली डिटरमाइन टारगेट जो अपन अपने हर साल भेजते हैं, मतलब हर 5 साल में डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने भी टारगेट चेंज करे, तो वो उसके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, LED प्रोग्राम, LED में रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, और इसके अलावा सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी से अपन समझ सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब पूछा था तो सोलर एनर्जी अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, विंड, सोलर एनर्जी से आप विंड एनर्जी लगा सकते हो। GS1 में विंड एनर्जी का क्वेश्चन पूछा था, GS1 में सोलर एनर्जी का भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, तो ये GS3 है, लेकिन वो ये ओवरलैपिंग टॉपिक है ज्योग्राफी से, तो हो सकता है उधर से पूछ लें। ठीक है, बायोफ्यूल्स तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग पढ़ लेना आप ये सब। ठीक है, अब आपको पता है हाइड्रोजन मिशन चल रहा है। ठीक है, ये भी क्या रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो होते हैं। उसके बाद ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी थीम्स बन रही हैं। ठीक है, आप उठाइए कोई भी करंट अफेयर्स का सोर्स, मेन 365 बच्चे पढ़ते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये अपनी है जैसे एनवायरमेंट की मेन 365 है।
तो आप जाओ ये पढ़ो, इसमें टॉपिक दिए जैसे कि मान लो इसमें दिया रहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी रिसोर्सेज में रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के बारे में पढ़ लो बढ़िया से, ठीक है। और ऐसे ही UN COP27 के बारे में पढ़ लो इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा ठीक है, एयर, वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन, इस पर क्वेश्चन बन रहा है हर साल, मैंने जो थीम्स देखी हैं, ठीक है। तो पूछ कैसे रहा है कि गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड लेवल पे क्या इनिशिएटिव प्रोग्राम आए उसके ऊपर पूछ रहा है। जैसे मान लो इंडियन लेवल पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ही है, ठीक है, WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है, ठीक है, ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मोक और गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल, इस तरह से। तो वर्ल्ड लेवल पे और इंडियन लेवल पे क्या हो रहा है, इनको ये नहीं पूछ रहा है कि एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन क्या है, वो ज्योग्राफी का हो गया, मतलब एनवायरनमेंट का भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये नहीं पूछ रहा है कि क्या है, ये पूछ रहा है कि इनसे इनका गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड लेवल पे जो है, ठीक है, तो WHO हो गया और ये गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ही हो गया। वाटर की बात करते तो जल शक्ति मिशन पूछा था, अभियान पूछा था, नमामि गंगे मिशन प्रोग्राम पूछा था, इस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम पूछा था, ठीक है, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये जो भी पॉल्यूशन है, ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया थीम से कि नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं करना है आपको, ये जो अलग अलग तरह के पॉल्यूशन होते हैं वो नहीं करना है, ठीक है। ये 3 पॉल्यूशन है, इनमें से गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम, इसके बारे में पूछा था, ठीक है। उसके बाद वेटलैंड, अब देखो वेटलैंड कंजर्वेशन, ये रामसर साइट आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरलिंकिंग और रिवर, अभी ऊपर देखा अपन ने वो ये, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट वगैरह ये सब पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको थीम समझ में आ गई, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सब, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखो ग्लोबल वार्मिंग तो हमेशा से इंपॉर्टेंट थीम रही है, ठीक, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में क्वेश्चन तो आने के चांसेस हमेशा से रहते हैं, इस बार भी आ सकते हैं, ठीक है। इस पर ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे लिखने कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या इफेक्ट हुआ है इंडिया पे, ठीक है, मेन है कि हिमालयन रीजन पे क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक, वेस्टर्न घाट पे क्या इफेक्ट हुआ है, इस तरह से पूछ लेगा। ठीक, ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुए तो उसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल है। तो वर्ल्ड लेवल पे जो जितने भी प्रोटोकॉल है, जितने भी इनिशिएटिव है, जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मतलब प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट थे, आगे भी रहेंगे, और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग, इलीगल सैंड माइनिंग जो चल रही है उससे, कोस्टल सैंड माइनिंग, कोस्टल इरोजन, ये कोस्टल लेवल में कोस्टल सैंड माइनिंग और कोस्टल इरोजन दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देखो कि मतलब कि क्यों कोस्टल एरिया से रिलेटेड जो मतलब इनिशिएटिव, मतलब कुछ भी हो, कोस्टल रीजन में कुछ भी हो रहा है तो उस पर ध्यान दो थोड़ा, इस तरह से। मतलब ये क्वेश्चन आया इसलिए अपन थीम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपन तो गैस कर सकते हैं, UPSC को जो करना है वो तो कर ही लेता है, जैसा कि आपने इस बार प्रीलिम्स में देखा। तो ये है कि आपने थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, हो सकता है ये अंदाज़ा गलत भी हो, लेकिन इसमें मैंने बताया कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो COP27 में बोलूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, पढ़ो, बार बार पढ़ो इसको। स्टॉकहोम कन्वेंशन के 50 साल हो गए, इसको पढ़ो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एथेनॉल ब्रांडिंग वगैरह ये सब पढ़ो, ठीक है। और बस ये सब, और ठीक है। तो और कुछ आपको क्या बोलते हैं अपडेट चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है, वो हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो आप बताओ, ठीक है। और मैं लास्ट तक, जब तक मेंस होने जाता तब तक गाइड करेंगे अपन, ठीक है। और भी कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको आंसर कॉपी चेक करानी हो, एवेल्यूशन कराना हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।